हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th में चैप्टर नंबर 9 यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के रैपिड रिवीजन की। रैपिड रिवीजन एक ऐसी सीरीज जिसमें हम 15 से 20 मिनट में इस पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर देंगे। अगेन गाइस, ये सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहले इस चैप्टर को कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। अगर आप पहले इस चैप्टर को नहीं पढ़े हो तो ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगी। बाकी अगर आप डिटेल में इस चैप्टर को जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का आपको वन शॉट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इस चैप्टर को डिटेल में समझ सकते हो और रिवीजन पर्पस के लिए आप लोग इस सेशन को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास क्या कुछ है, सबसे पहले हम समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो कोई भी इक्वेशन जो dy by dx की फॉर्म में होता है, किसी भी इक्वेशन में अगर dy by dx है तो उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये, या फिर dy by dx को मैं y डैश भी लिख लेता हूं या y1 भी लिख लेता हूं कभी कभी। तो जैसे ये इक्वेशंस है या फिर ये इक्वेशंस है या फिर ये इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस है, ये सारी की सारी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, जिसमें dy by dx होता है। अब 1 ऑर्डर का हो, 2 ऑर्डर का हो, 3 ऑर्डर का हो, कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव उसमें मौजूद होना चाहिए। अब यहीं से हमारे पास एक नई टर्म निकल कर आती है ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि मैक्सिमम कितनी बार वो डिफरेंशिएट हुआ है। जैसे अगर मैं आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बोलूं तो यहां पे 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, यहां पे 1 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है? 2 बार। तो इसे बोला जाता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वहीं से हमारे पास दूसरी टर्म आती है डिग्री। जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही आपके पास डिग्री होती है। जैसे अगर मैं इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखूं तो इसका ऑर्डर कितना है? 2 है, इसका यहां पे क्या है? 1 बार। तो जो मैक्सिमम बार डेरिवेटिव होगा उसका जो हाईएस्ट पावर होगा, पावर कितना है? 1, तो वही इसकी डिग्री हो जाएगी। यानी कि जैसे कि अगर मान लो मेरे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, 3 बार डेरिवेटिव हुआ है, 1 बार डेरिवेटिव, ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? 3। मैक्सिमम बार कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है? 3 बार। अब जो मैक्सिमम बार डेरिवेटिव हुआ है उसकी जो पावर होगी, हाईएस्ट पावर, वही इसकी डिग्री कहलाएगी, वही इसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है जी। तो ये ऑर्डर और डेरिवेटिव डिग्री के ऊपर आपके पास कभी कभार 1 मार्कर के क्वेश्चन, कभी कभार नहीं, जनरली आते हैं। उसके बाद बेटा आपके पास डिग्री कुछ कुछ केसेस में डिफाइंड नहीं होती है। कई बार आपके पास डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। कौन से 2 केसेस में डिग्री नॉट डिफाइंड होती है? अगर कभी किसी फंक्शन के अंदर dy by dx आ जाए, जैसे मान लो साइन के अंदर dy by dx आ जाए, तो इस केस में आपकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। या फिर लॉग के अंदर dy by dx आ जाए तो इस केस में आपकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, जब फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव आ जाएगा। या फिर dy by dx की पावर नॉन होल नंबर हो जाए, मतलब अगर dy by dx की पावर 1/2 है, 3/2 है, तो उस केस में भी आपकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। लेकिन इस केस को आपको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। ठीक है जी। जैसे कि अपने पास कुछ क्वेश्चंस है, मैं एक बारी आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस दिखा देता हूं, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। कहते हैं फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बताओ। तो देखो कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है? 2 बार। कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है? 1 बार। कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है? 2 बार। तो इसका ऑर्डर तो 2 हो जाएगा। लेकिन जब मैं बात करूंगा डिग्री की, तो देखो फंक्शन के अंदर अगर डेरिवेटिव है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो नहीं, डिग्री 1 नहीं होगी, डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। अगला सवाल आप लोगों के पास कभी कभार ऐसा आ जाता है, कहता है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी ऑर्डर है और डिग्री है उसका सम निकालो। तो अब अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ऐसे, ये एज इट इज लिखा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dy by dx की पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट है, 1 + x एज इट इज। अब जैसे ही आप dy by dx की पावर नॉन होल नंबर देखते हो तो आप बोलोगे इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। नहीं, आपको पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे? मैं अगर इसको इधर भेज दूं तो ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। अब मैं क्यूब कर दूं, अगर क्यूब कर दूं तो ये पावर 1/3 से हट जाएगा। तो मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दिया। जब यहां पे a + b का होल क्यूब किया तो मेरे पास ये आया, और यहां पे इसका क्यूब करूंगा तो ये आएगा। अब अगर आप आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देखोगे तो अब आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव है? 2 बार, 2 बार, 2 बार, 1 बार। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? 2। अब इसकी पावर क्या है? 2, इसकी पावर क्या है? 1, और इसकी पावर क्या है? 3। तो हाईएस्ट पावर क्या है मैक्सिमम डेरिवेटिव की? 3। तो इसकी डिग्री हो जाएगी बेटा 3। तो सम कितना हो जाएगा इनका? 5। तो ऐसे आपसे वो कभी कभार सवाल पूछ लेता है। अब अगर मैं वापस आ जाऊं इसी चीज के ऊपर, जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस चैप्टर में हमें उन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में ज्यादा पूछता है।
कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता क्या है और उसको निकालते कैसे। तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, लेकिन सबसे पहले समझते हैं सॉल्यूशन होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो मान लो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू a sin x प्लस बी। अब यहां पे a और b क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा मेरे पास ये आएगा, एक और बार डेरिवेटिव करूंगा ये आएगा। अब इसकी जगह पे मैं y भी तो लिख सकता हूं, ये y के ही इक्वल तो है। अब ये y को इधर ले आऊंगा तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, और ये मेरे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करके मेरे पास जो इक्वेशन बनी, डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, वो फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ये। क्लियर? तो मैंने लिख दिया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, ये। अब इस सॉल्यूशन को बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। मतलब ऐसे कांस्टेंट जो आपको पता नहीं है, फिक्स कांस्टेंट्स नहीं है। अब मान लो यही डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर a की जगह पे 2 लिख दूं और b की जगह पे 3 लिख दूं, तो 2 और 3 क्या है, फिक्स कांस्टेंट है, फिक्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हमें पता है। अब उसके बाद बेटा अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा ये आएगा, एक और बार डेरिवेटिव करूंगा ये आएगा। अब इसकी जगह पे y लिख सकता हूं, तो y को इधर भेजूंगा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये। तो यहां से अब मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर ये है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को बोला जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी कि जिसमें फिक्स कांस्टेंट होते हैं, जिसमें फिक्स कांस्टेंट होते हैं, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसमें जनरल सॉल्यूशन में होते हैं। अब हमेशा याद रखना, अगर कोई जनरल सॉल्यूशन है आपके पास, तो उसमें जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, उसमें जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं कि इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं बेटा, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ऑर्डर के बराबर होता है। ठीक है जी। तो हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर इतनी बात? ठीक है। फिर उसके आगे बेटा आप लोगों के पास एक बहुत बेसिक सा सवाल आ जाता है कि आपके पास एक फंक्शन दिया जाएगा और एक इक्वेशन दी जाएगी, और वो ये बोलेगा कि क्या इस फंक्शन की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप क्या करो, आपको क्या चाहिए, यहां पे एलएचएस में क्या चाहिए, y डैश चाहिए। तो आपने y डैश निकाला, y डैश यानी कि डेरिवेटिव निकाला इसका, तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से आपने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया। यहां पे मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं सिखाऊंगा आपको, वो आपको आना चाहिए। तो आपने डेरिवेटिव निकाल दिया। अब बेटा अगर मैं एलएचएस में देखूं, एलएचएस में x इंटू वाई डैश, तो x इंटू वाई डैश है ये, तो सिंप्लीफाई किया तो एलएचएस में आ गया मेरे पास ये। अब आरएचएस में मेरे पास क्या है, y प्लस एक्स अंडर रूट, ये इसको सिंप्लीफाई करूंगा, y की जगह पे अगर मैं ये रखूं x साइन x, ठीक है, x एज इट इज, y की जगह पे ये रखा, सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बच गया। ये x बाहर आ जाएगा तो एक x पहले से था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर से x बाहर आएगा तो x हो जाएगा, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स के बराबर। तो अब अगर आप देखोगे ये और ये और ये मतलब एलएचएस में क्या था आपके पास, ये था, एलएचएस में क्या आया आपके पास, ये आया, और आरएचएस में सॉल्व करके क्या आया ये। तो इसका मतलब जो भी ये एलएचएस और आरएचएस है आपस में क्या है, बराबर है। तो जैसे ये फंक्शन दिया है आपको, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, तो वो ये पूछेगा कि क्या ये इस फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऐसे करोगे, जैसे ये एक फंक्शन दिया गया है, अब वो बोलेगा कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फंक्शन की है, तो इसको सिंप्लीफाई करके आप ऐसे इसको सॉल्व करके बता सकते हो। क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद आता है बेटा आप लोगों के पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे निकालते। तो 3 मेथड है बेटा आपके पास, एक है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एक है आप लोगों के पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, और एक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना। वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास x dy माइनस y dx, ऐसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब वेरिएबल सेपरेबल में क्या है, जैसे ये y वाले टर्म्स है वो dy के साथ होना चाहिए, x वाला टर्म dx के साथ होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये dx को इधर भेजा तो y dx इधर आ गया, और x dy इधर है। अब y को इधर भेजो, x को इधर भेजो, तो y आ जाएगा नीचे और x आ जाएगा नीचे। हमेशा याद रखना बेटा, ये जो dy और dx होता है वेरिएबल सेपरेबल में, ये ऊपर होता है, न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में मत लेकर आना। कोई बच्चा इसको इधर भेज दे और इसको इधर भेज दे, नहीं, ये हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है। अब अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log y प्लस कोई कांस्टेंट, इसका हो जाएगा log x प्लस कोई कांस्टेंट। log x को उधर भेजूंगा तो log y माइनस log x इज इक्वल्स टू c2 माइनस c1 क्या हो जाएगा, एक नए कांस्टेंट के बराबर, c3 के बराबर। तो y अपॉन x, यहां पे प्रॉपर्टी लग जाएगी आपके पास,
यहां पे प्रॉपर्टी लग जाएगी आपके पास, यहां पे प्रॉपर्टी लग जाएगी log m माइनस log n की, log m अपॉन में n, और यहां पे log c3 को मैंने एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया log c। log से log हटाओगे तो आपके पास ये डिफरेंशियल, ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा y इज इक्वल्स टू सी एक्स। अब यहां पे c क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को जनरल सॉल्यूशंस बोला जाता है जहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब अगर मान लो वो कहता है x की वैल्यू जिस दिन y होगी उस दिन y की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू जिस दिन 1 होगी उस दिन y की वैल्यू 2 है, तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो। तो यहां पे मैंने y की जगह पे 2 रखा और x की जगह पे 1 रखा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2। अब इस 2 को इस डिफरेंशियल इस सॉल्यूशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y इज इक्वल्स टू 2x, ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे फिक्स कांस्टेंट है। क्लियर इतनी बात? तो ये वेरिएबल सेपरेबल है। ऐसे ही बेटा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आपके पास, तो दो प्रकार की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। पहली, जब dy बाई dx फंक्शन होगा y अपॉन x का, या फिर dx अपॉन dy फंक्शन होगा x अपॉन y का। तो कहीं किसी क्वेश्चन में अगर आपको y अपॉन x दिख जाए या x अपॉन y दिख जाए तो समझ जाना वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको y को vx के बराबर रखना पड़ता है, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे ये, अब वापस से dy बाई dx की जगह पे, वापस से dy बाई dx की जगह पे ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देना, फिर सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इस टाइप की अगर कहीं पे x अपॉन y दिख जाए तो वहां पे x की जगह पे vy सब्स्टिट्यूट करना, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा आपके पास, और वापस से इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना, तो आपके पास वो फर्दर सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या होता है आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आता है आखिरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि मान लो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, या फिर dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू पी डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्यू डैश। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों में से किसी फॉर्म में है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पे p और q क्या है, कांस्टेंट ऑफ x है, कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ x होंगे। यहां पे p डैश और q डैश क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ y होंगे, y के फंक्शंस होंगे। क्वेश्चन करोगे सब समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं यहां पे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊं, इस क्वेश्चन के डिफरेंशियल इक्वेशन देखो तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस टाइप की अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका सॉल्यूशन हो जाएगा ये। अब यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर p dx, और इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा p डैश e की पावर p इंटीग्रेशन ऑफ p डैश dy। तो ये फॉर्मूले आप याद रखना, अगर फॉर्मूले याद है तो फिर बस क्वेश्चन है। ये वाला अपन कर चुके थे, ये अपन कर चुके थे। ये देखो, मान लो अगर ये आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो देखते ही पता चल रहा है y अपॉन x यानी कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका काम क्या होना चाहिए, dy बाई dx को अकेला कर दो। तो dy बाई dx को अकेला कैसे करोगे, जब इसको इधर भेजोगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा तो ये टर्म बेटा इसके नीचे भी आएगी, इसके नीचे भी आएगी, सेपरेट कर दिया मैंने। साथ के साथ बेटा आपको यहां पे y अपॉन x दिख रहा है, तो मैंने क्या बताया था, y को vx के बराबर मानोगे। अब y अगर vx के बराबर है, दोनों तरफ डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद dy बाई dx की वैल्यू क्या है, v प्लस एक्स dv बाई dx। यहां पे y एज इट इज, सॉरी y की जगह पे vx, y की जगह पे vx cos y अपॉन x की जगह पे v, y अपॉन x की जगह पे v प्लस x एज इट इज। और ये अब ये इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे आएगा cos v से cos v, x से x कट गया, x से x यहां पे कट गया। तो फाइनली जो आपके पास इक्वेशन बच रही है वो बच रही है v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल्स टू v प्लस 1 अपॉन कॉस v। v से v कट गया, तो फाइनल जो इक्वेशन बचेगी आपके पास ये बचेगी। अब इसको मैं फर्दर वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकता हूं। कैसे, cos v को इधर भेजो, dx को इधर भेजो, x को इधर भेजो, तो वेरिएबल सेपरेबल कर दिया। अब दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है ये, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है ये, तो बस ये फाइनल इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का v की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस फंक्शन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन गया है ये। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे इसको अगर ये भी सही है, लेकिन कई बार आप लोगों की एनसीईआरटी में कुछ ऐसा सा आंसर दिया होता है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, c की जगह पे log c भी लिख सकते हो, क्योंकि c भी कांस्टेंट है, log c भी कांस्टेंट है। फिर यहां पे log m इंटू n की प्रॉपर्टी लगा के ये भी कर सकते हो। बाकी इतना नहीं भी करोगे, इतना भी छोड़ दोगे तो भी आपके पास सही आंसर है। क्लियर इतनी बात? ठीक है।
अब उसके बाद एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे मान लो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखूं तो यहां पे ये क्या है, dy बाई डी एक्स माइनस 1 इंटू वाई कॉस एक्स। तो ये बेटा इस फॉर्म में मुझे दिख रहा है, जहां पे p की वैल्यू -1 है और q की वैल्यू क्या है, x है। तो उसने बोला भी था p और q क्या होने चाहिए, या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या तो x के फंक्शन होंगे। तो देखो p कांस्टेंट है और q क्या है, x का फंक्शन है। तो p और q या तो कांस्टेंट होंगे या तो x का फंक्शन होगा। अब सबसे पहले मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा, तो वो क्या होता है, e की पावर p dx, यानी कि e की पावर -1 dx। -1 की पावर क्या होता है, -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया ये। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू दिस। तो अब अगर q की जगह पे cos x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे ये रखूंगा, तो ये मेरे पास इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसको मैंने i मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, i मान लिया, और यहां पे बाई पार्ट्स लगाऊंगा। तो आइलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा। फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो इसका e की पावर -x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस e की पावर -x cos x एज इट इज। cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x, और e की पावर -x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस e की पावर -x। माइनस से माइनस कट गया। अब फर्दर यहां पे आपके पास फिर दोबारा से यहां पे बाई पार्ट्स लगेगा, फिर दोबारा से बाई पार्ट्स लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद देखो आगे वाली टर्म तो एज इट इज है, ये एज इट इज चल रही है। ये क्या हो जाएगा, साइन x एज इट इज, e की पावर -x का हो जाएगा e की पावर -x माइनस, है ना, माइनस e की पावर -x। फिर साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और e की पावर -x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस e की पावर -x। एक माइनस बाहर था, एक माइनस अंदर था, माइनस से माइनस कट गया, तो ये आपके पास प्लस बन जाएगा। अब जैसे ही ये ब्रैकेट खुलेगा तो इसको पॉजिटिव बना देगा और इस वाले पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा। अब अगर आप इसको देखोगे और इसको देखोगे तो सेम है, तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, i लिख दिया। अब ये i इधर माइनस था तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2i की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, बस इतनी सी बच जाएगी, इतनी सी। तो आपने अगर i की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को इधर भेजना पड़ेगा। तो i की वैल्यू क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो y इंटू e की पावर -x, और इसका इंटीग्रेशन क्या है बेटा, ये। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो 2 को इधर उधर भेज के, तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। इतना भी कर दोगे तो भी सही है। क्लियर। तो ऐसे आप अपने इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी। चल कुछ और सवालों को देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास कभी ये सवाल आ गया, तो ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल कहता है आप लोगों के पास, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन निकालो। तो सबसे पहले मैं अंडर रूट के अंदर जो टर्म है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। 1 + x² y² + x² y²। तो 1 + x² एज इट इज है। यहां से अगर मैं y² कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या बचेगा, 1 + x²। अब देखो यहां भी 1 + x² है, यहां भी 1 + x² है। 1 + x² कॉमन ले लिया तो यहां पे बचेगा 1 और यहां पे बचेगा y²। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास बचेगा ये, ठीक है, और xy इंटू dy बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या किया, इस वाली टर्म को इधर भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा, -xy dy बाई डी एक्स, और इधर क्या है आपके पास ये। अब क्या मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। x वाली टर्म एक साथ कर दी मैंने और y वाली टर्म एक साथ कर दी। अब इसका इंटीग्रेशन अलग करो, इसका इंटीग्रेशन अलग करो। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो बेटा 1/y² को t सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन में, बस फिर इंटीग्रेशन हुआ है, इंटीग्रेशन हुआ है, इंटीग्रेशन आपको आता है। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ये, और वही चीज मैंने यहां पे लिख दी। अब मुझे इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगेन 1 + x² को u² सब्स्टिट्यूट करो, तो फिर इसको सॉल्व करोगे, इतना आ जाएगा। ये आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा। तो ये क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हो, या फिर +1 -1 कर दो, इधर उधर भेजोगे तो ये 1 du बच जाएगा, और ये यहां पे बचेगा आपके पास 1/u² - 1²। तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है u, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 u - 1 और u + 1। अब u की वैल्यू जो थी, u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू क्या थी, √1 + x²। वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे।
सी कहीं पे कांस्टेंट भी लिख देना, कांस्टेंट लिखना मत भूलना, ठीक है। तो ऐसे आप अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। एक बारी देख लो इसका सॉल्यूशन, आराम से देख लो, है ना, आराम से देख लो। देखो मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को ना अगर शुरुआत से करना सिखाऊंगा तो वो वन शॉट में मैंने सिखाया है आपको। ये सेशन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए। जैसे मान लो कल आपका एग्जाम है, तो अब आप वन शॉट थोड़ी ना देखोगे, और कल अगर आपका एग्जाम है तो बेटा आपको चैप्टर आना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए, ठीक है जी। जैसे एक सवाल, ये आखिरी सवाल, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करोगे देखो, मैं अगर अपनी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा देखूं तो मैं क्या करना चाहता हूं, dy बाई dx की वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो dy बाई dx के लिए मैं बाकी की टर्म्स को उधर भेज दूंगा, मतलब या तो dy बाई dx निकाल लो या dx अपॉन dy निकाल लो। तो dx को इधर भेजा, dy को इधर भेजा और इसको इधर डिवाइड में भेज दिया, इसके नीचे डिवाइड में भेज दिया। तो dx अपॉन dy की वैल्यू आ गई ये। अब ये मैं क्या, नीचे नेगेटिव साइन था, तो अगर नेगेटिव साइन को ऊपर भेजूंगा तो x के आगे नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो dx अपॉन dy की वैल्यू आ गई ये आ गई। अब अगर मैं इसको देखूं dx अपॉन dy, इसको देखूं तो 1 अपॉन वाई, 1 प्लस वाई स्क्वायर इसके नीचे भी आ जाएगा और इसके नीचे भी आ जाएगा। अब अगर मैं इसको फर्दर इस वाली टर्म को इधर ले आऊं, इस वाली टर्म को इधर ले आऊं, तो ये इधर आके ये प्लस हो जाएगा। ये क्या ये इस फॉर्म में नहीं है, p डैश x प्लस क्यू डैश, क्या ये इस वाली फॉर्म में नहीं है डिफरेंशियल? तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, जहां पे p डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और p डैश क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y है। q डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी या तो कांस्टेंट होना चाहिए या तो फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ y है। तो इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। p डैश पता चल गया, q डैश पता चल गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ये, है ना, e की पावर p डैश ये। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया e की पावर tan इनवर्स y। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इसका इंटीग्रेशन ये। अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपका, तो इसका इंटीग्रेशन को मैंने i मान लिया। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अगर मैं tan इनवर्स y को t मान लूं, इसका डेरिवेटिव करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो ये आ जाएगा। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो, tan इनवर्स y की जगह पे t, तो 2t हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, ये dt के बराबर हो जाएगा। तो बस इसका इंटीग्रेशन आ गया ये। तो इस वाले को सॉल्व करके ये इसका इंटीग्रेशन है, तो बस वो वैल्यू अब यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मिल गया मुझे, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y, और इसका इंटीग्रेशन था ये, ठीक है जी। अब उसके बाद अगर उसने बोला पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो जब y 0 है और x 1 है, तो जब मैं x को 1 रखूंगा और y को 0 रखूंगा तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और वो वैल्यू 1/2 जब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा c की जगह पे, तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बन जाएगा। तो ऐसे आप अपने इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। तो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सेशन। टाटा बाय बाय।